गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटे आज की हमारी हिंदी की कक्षा में हम दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई कविता गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल नाम इसे क्यों दिया गया है? गज़ल नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक काव्य संग्रह से नहीं ली गई है, अलग अलग संग्रहों से इसमें शेर उठाए गए हैं। जैसे बेटे हमें हिंदी में दोहे कहते हैं ना, तो उर्दू भाषा में वही चीज़ शेर कहलाती है। शेर का अर्थ होता है काव्यात्मक भाषा के द्वारा अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना। तो इस कविता का जो वर्ण विषय है वो क्या है, यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहा है। अब ये वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय है राजनीति पर व्यंग्य करना। जो हमारे पहले 4 शेर हैं उसमें कवि ने हमारी राजनेताओं पर, हमारी राजनीति पर, हमारे भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ा है कि हमारे जो नेता होते हैं वो राजनीति में जाने के पश्चात कितने भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। पहले जो 4 शेर हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो पहला शेर देखिए, कहाँ तो चिरागा तय था हर घर के लिए। चिरागा शब्द का अर्थ क्या होता है? चिरागा का अर्थ होता है चिरागा, सुख सुविधाएं। यहाँ पे चिरागा शब्द का मीनिंग है सुविधाएं, फैसिलिटी जिसको हम कहते हैं। तो कवि कहता है कि कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब प्रस्तुत पंक्तियाँ देखिए बेटा, आपके में व्याख्या नहीं आती है इन सीबीएसई बोर्ड, लेकिन फिर भी आपको इसका प्रसंग पता होना चाहिए। प्रसंग आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई कविता गज़ल से ली गई है और इस कविता में कवि ने राजनेताओं पर, हमारी राजनीति पर एक करारा व्यंग्य किया है, करारा प्रहार किया है और उसके द्वारा हमारे नेताओं की पोल खोलने का प्रयास किया है। चुनाव से पहले, अब इसकी व्याख्या देखिए, कहाँ तो चिरागा तय था। चिरागा का मीनिंग मैंने आपको बताया ही, एक सुख सुविधाएं। कहाँ तो हर घर में सुख सुविधाएं पहुंचाने का वायदा नेताओं के द्वारा किया गया था, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हर घर में तो क्या, पूरे शहर में भी कहीं भी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब यहाँ पे फिर गहनता से देखिए आप इसको कि कहाँ तो हर मनुष्य के घर घर में हर मनुष्य को सुख सुविधाएं पहुँचाने का वादा, प्रॉमिस कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में, वायदा राजनेताओं के द्वारा चुनाव से पहले किया गया था। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद वही भ्रष्टाचारी नेता किस घर घर में तो क्या, पूरे शहर में भी कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। कहाँ तो हमारे राजनेताओं ने चुनाव जीतने से पहले हर व्यक्ति को सुख सुविधा देने का वायदा किया था, दिलासा दिया था, लेकिन कहाँ, लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात उनकी प्रवृत्ति में इतना परिवर्तन आ गया कि अब वे घर घर में तो क्या, हर मनुष्य को तो क्या, शहर में किसी को कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे। ठीक है, चिरागा का एक बार मैं फिर बता देती हूँ। चिरागा का मीनिंग होता है सुख सुविधाएं, कि कहाँ तो पूरे शहर में सुविधाएं देने की बात की गई थी और कहीं कहीं वो सुविधाएं शहर में कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्त का मीनिंग होता है पेड़। ठीक है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ पेड़ों के नीचे ही धूप लगने लगी है, विरोधाभास है। पेड़ों को व्यक्ति मनुष्य किस लिए लगाता, ताकि उनकी छाया में बैठकर विश्राम कर सके। लेकिन यहाँ पे तो कवि ने विरोधाभास में, विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास होता है अपनी ही बात का परस्पर विरोध करना। अब आप देखिए सच्चाई क्या होती है
कि पेड़ों के नीचे बैठकर हम धूप से बच सकते हैं, लेकिन कवि ने तो यहाँ पे उल्टा ही कहा है ना कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ तो पेड़ों के नीचे ही धूप लगने लगी है। चलो यहाँ से उम्र भर के लिए, तमाम उम्र के लिए, सारी उम्र के लिए कहीं और चला जाए। यानी कि इसका भावार्थ हम करेंगे, इसका प्रतीकात्मक अर्थ कवि के द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो हमारा दूसरा दोहा है, दूसरा जो हमारा शेर है, इसमें कवि की जो भाषा है वो प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। यानी कि कहना कवि कुछ और चाह रहा है शायर, और कह कुछ और रहा है। कहना तो वो चाहता है बेटा कि यहाँ पे जिन राजनेताओं का, जिन नेताओं का चुनाव हमारे द्वारा किया गया था, वही राजनेता अब हमारा शोषण कर रहे हैं। तो ऐसी भ्रष्टाचारी राजनीति को छोड़कर, ऐसे भ्रष्टाचार से भरे हुए देश को छोड़कर कहीं और जाया जाए। ठीक है, तो आपको दोनों ही अर्थ यहाँ पे क्लियर करने हैं कि यहाँ तो पेड़ों के साए में ही धूप, पेड़ों की छाया में ही धूप लगने लगी है। इस भ्रष्ट राजनीति को छोड़कर, इस भ्रष्टाचार भरे वातावरण को छोड़कर शायर कहीं और सारी उम्र के लिए जाना चाहता है। यानी कि जिन राजनेताओं का चुनाव, जिन नेताओं का चुनाव हमारे द्वारा किया गया था, आज वही राजनेता हमारा शोषण कर रहे हैं। तो हमें ऐसी बुरी राजनीति से स्वयं को कहीं दूर ले जाना होगा। तो बेटा हमारे दो हो गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब आइए तीसरे की तरफ। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। अब यहाँ पे इशारा किसकी तरफ किया गया है? यहाँ पे इशारा किया गया है जो मध्यम वर्ग होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो किसी भी बात के लिए विद्रोह नहीं करते, किसी भी बात के लिए जो मलाल नहीं करते, दुख नहीं करते, उनकी तरफ संकेत किया गया है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। अगर देश की जनता के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो वो अपने घुटनों को मोड़कर रह लेंगे, यानी कि अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेंगे, लेकिन विद्रोह नहीं करेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। अब यहाँ पे इस सफर के लिए इसका अर्थ क्या है? इस सफर के लिए इसका अर्थ है कि राजनेता, राजनीति के लिए ऐसे ही लोग उपयुक्त होते हैं। राजनेताओं की जो स्वार्थी प्रवृत्ति होती है, उनके लिए ऐसे ही लोग उपयुक्त होते हैं, औचित्य धारण करने वाले होते हैं, औचित्यपूर्ण होते हैं, जो विद्रोह नहीं करते। अगर हमारे देश की जनता के पास पहनने के लिए कमीज नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो वो अपने घुटनों को मोड़कर अपने शरीर को ढक लेंगे, लेकिन विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन क्रांति नहीं करेंगे। और ऐसे ही लोग राजनेताओं के शासन के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। यहाँ पे अब हमारी जो जनता है उसकी बेबसी को दर्शाया गया है, लेकिन वो बेबस किस लिए, बेचारे किस लिए हैं? क्योंकि वो विद्रोह नहीं करते। अब अधिकार पाने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हम भारतीय कैसे हैं कि परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेते हैं। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो ना सही, मेरे अकेले से करने से क्या होगा, मतलब हम अपने आप को आगे रखने से हर समय कतराते हैं। तो ऐसे ही हमारे स्वार्थ पर प्रवृत्ति को यहाँ पे उजागर किया गया है कि अगर हमारे पास, अगर देश की आम जनता के पास, आम नागरिकों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कमीज नहीं है, तो वो अपने घुटनों को मोड़कर अपने शरीर को ढक लेंगे, लेकिन विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे। और ऐसे ही विद्रोह न करने वाले लोग राजनेताओं के स्वार्थ सिद्धि के लिए बिल्कुल उपयुक्त होते हैं। वो उनके राजनीति के सफर के लिए बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने 1, 2, 3 शेर आज पढ़े, और तीनों ही शेरों में हमने पढ़ा कि किन पर व्यंग्य किया गया है। पहले में हमारे राजनेताओं के झूठे वायदों की तरफ, जो वो हमें दिलासाएं देते हैं, चुनाव जितवा दो, फिर मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फला सुविधाएं दूंगा, फला दूंगा, लेकिन कुछ नहीं देते। वो अंत में अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं।
पहले में राजनेताओं की स्वार्थपरता पर व्यंग्य है, दूसरे में बताया गया है कि इस राजनीति से, इस स्वार्थपरक दृष्टिकोण से कवि जो है वो बिल्कुल दुखी हो चुका है और वो यहाँ से कहीं और जाना चाहता है। तीसरा, हमारी ही जो समझौतावादी दृष्टिकोण है उसको झलकाया गया है कि हम एडजस्टमेंट में, कि यहाँ नहीं तो यहाँ से ही अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर जो हमारी समझौतावादी नीति है उसको उजागर किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आज की कक्षा में ये तीनों ही शेर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बाकी कल अपनी अगली कक्षा में हम हल करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।